देखिए, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है। अगर आप संतुष्ट हैं खुद में तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट बात होती है। देखिए, जो सक्सेस यानी कि सफलता होती है, इसका एनालिसिस यानी कि इसका आकलन जो है दूसरों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो संतुष्टि होती है, इसका आकलन आप स्वयं करते हैं खुद के द्वारा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आज है 16 जनवरी और आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ में हाल ही में 2030 से पहले कुल 50 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए, ये देश आपका दक्षिण कोरिया है। याद रखेगा, भारत ने साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के साथ 2030 से पहले 50 बिलियन डॉलर की एक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को टारगेट किया है यानी कि निर्धारित किया है। देखिए, अभी हाल ही में जो दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री हैं जिनका नाम है यो हान कू, ये जो है भारत की यात्रा पर आए थे। और जो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो इनके बीच में मुलाकात हुई नई दिल्ली में। इन दोनों ने मिलकर जो है इस आशय पर अभी हाल ही में एक द्विपक्षीय वार्ता की कि जो जो आपका 2030 का वर्ष होगा, इससे पहले हम दोनों जो है 50 बिलियन डॉलर का जो है द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य जो है निर्धारित करते हैं। और मेरे पास एक नवीन आंकड़ा आया है 2021 का। तो 2021 में कितना ट्रेड किया भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ में, ध्यान सुनिएगा। देखिए, 2021 में भारत को दक्षिण कोरिया का जो निर्यात रहा, ये आपका 38.5% जो है यानी कि 7.4 बिलियन डॉलर जो है ये बढ़ा था। और आयात जो है ये 37.4% यानी कि 3.6 अरब डॉलर जो है ये बढ़ा था। और देखिए, व्यापार संतुलन जो होता है, व्यापार संतुलन में कुल 3.8 अरब डॉलर का जो है अधिशेष दर्ज किया गया 2021 में। तो इस नए आंकड़े को याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है कि 2030 से पहले 50 बिलियन डॉलर की जो है द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को निर्धारित किया गया है भारत और दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस महीने में जो है राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह, जिसको नेशनल इनोवेशन वीक भी हम कहते हैं, ये मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह है ये जनवरी महीने में हर साल मनाया जाता है भारत में। और आपको बता दूं, इस साल इसका जो आयोजन है 2022 में, तो इसका जो आयोजन है ये 10 से 16 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के शिक्षा मंत्रालय, AICTE और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जो नवाचार सप्ताह है इसके दौरान इन एजेंसियों के द्वारा यानी कि जो ये एजेंसियां मैंने नाम लिया जिनका, तो इन सभी के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह यानी कि नेशनल इनोवेशन वीक को हम जनवरी महीने में हर साल मनाते हैं। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए, रिसेंटली जो है जो आपका पुदुचेरी है वहाँ पर PM मोदी के द्वारा एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर की जो है उद्घाटन किया गया है। देखिए, हाल ही में पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं हर साल। तो इस साल 12 तारीख को और 13 तारीख को क्या मनाया गया? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो ये सेलिब्रेट किया गया था। और देखिए, इसी सेलिब्रेशन के मौके पर उद्घाटन समारोह के दौरान जो है इस केंद्र का यानी कि इस MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का जो है PM मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और देखिए, जो आपका ये केंद्र होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्रौद्योगिकी केंद्र, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुल 122 करोड़ रुपए की लागत से जो है बनाया जा रहा है पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं इत्तिरा डेविस। और देखिए, इत्तिरा डेविस ने भी हाल ही में अपना कार्यभार भी संभाल लिया है 14 जनवरी से। और ये इस पद पर नितिन चूक का जो है स्थान लेंगे। तो याद रखिएगा, नितिन चूक के स्थान पर अब इत्तिरा डेविस बन गए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक। देखिए, जो आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके संस्थापक सुमित सुमित घोष हैं और इसकी स्थापना 1 फरवरी 2017 को की गई थी। अगला है कि किस व्यक्ति को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है?
तो देखिए जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रघुवेंद्र तंवर। देखिए जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसके प्रोफेसर हैं वर्तमान में कौन, रघुवेंद्र तंवर जी। और इनको क्या किया गया है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का जो है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा इसको। देखिए कभी कभी एग्जाम में जो है नाम घुमा घुमा के पूछ लेता है, कभी हिंदी में दे देगा कभी अंग्रेजी में। तो जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, रघुवेंद्र तंवर। इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए जो आपके तंवर जी हैं इनकी नियुक्ति उस दिन से या फिर 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है होती है जिस दिन से ये परिषद के अध्यक्ष का पद जो है ग्रहण करेंगे। यानी कि अगर ये आज ही पद ग्रहण करते हैं तो आज से ठीक 3 साल तक जो इनका कार्यकाल रहेगा। और एक खास बात और है, देखिए जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 27 मार्च 1972 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में ISFR 2021 में भारत के वन और वृक्षों के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखिए ये टोटल वॉल्यूम आपका बढ़ा है 2261 वर्ग किलोमीटर। देखिए जो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये अब जो है लगातार 2 सालों तक एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार पब्लिश होती है और इसके एक एक आंकड़े को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए कुछ खास आंकड़ों पे हम नज़र डालते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो सबसे पहले आपको यही याद रखना पड़ेगा कि इससे पहले 2019 वाला आंकड़ा पब्लिश हुआ था और इसके बाद जो है अब 2021 समाप्त हो गया है। तो 2021 का पूरा डाटा कलेक्ट करके और 2020-21 का जो है डाटा जो है कंप्लीट 2 साल बाद जो है इसको रिलीज किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे 2019 से तुलना की जा रही है 2021 से, ठीक है, 2019 और 2021 से। तो 2019 में जो है 2019 के आकलन की तुलना में जो आपका वन और वृक्षों का आवरण है ये 2021 में कितना बढ़ा है, ये बढ़ा आपका है 2261 वर्ग किलोमीटर। और इसमें भी जो है जो आपका ये वन आवरण बढ़ा है इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी बड़ी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो आपका ISFR है, ठीक है, ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 1987 से हर 2 साल में एक बार जो है पब्लिश होता है, ठीक है। और इसमें देश के वन संसाधनों का आकलन किया जाता है। और 2019 के आकलन की तुलना में ISFR 2021 में भारत के वन और वृक्षों के आवरण में कुल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और देखिए इस टोटल एरिया में यानी कि जो ये टोटल वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर, इसमें वन क्षेत्र में कुल 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा रेड सैंडर्स किसकी प्रजाति है। तो देखिए जो आपका रेड सैंडर्स है ये वृक्षों की प्रजाति है। और जो आपका रेड सैंडर्स है तो देखिए ये किस वृक्ष की प्रजाति है, चंदन, चंदन की लकड़ी आपने देखी होगी। तो रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन जो होता है ये काफ़ी महंगा भी बिकता है। तो देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या था, ये खबरों में क्यों रहा। देखिए दक्षिण भारत जो आपका है तो दक्षिण भारत के पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की एक पेड़ की ये प्रजाति है। इस पेड़ को हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में वापस वर्गीकृत किया गया है। देखिए इस पेड़ की काफ़ी डिमांड होती है लाल चंदन की, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका प्रोडक्शन यानी कि इसका जो उत्पादन है ये बहुत कम हो पाता है, क्योंकि कोई घर में तो लगाएगा नहीं, जंगलों से काट कर चोरी से इसको बेचा जाता है। बीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, वो भी जो है चंदन की लकड़ी का जो है तस्करी करता था। देखिए जो आपकी ये रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन की प्रजाति है ये प्रजाति मूलतः कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, कड़पा में, नंद्याल, नेल्लोर, प्रकाशम जिले में पाई जाती है। तो लाल चंदन काफ़ी महंगा होता है। अभी हाल ही में जो है क्या हुआ, इस लाल चंदन को जो है यानी कि जो आपका ये रेड सैंडर्स है इसको जो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में जो है संकटग्रस्त श्रेणी में जो है वापस वर्गीकृत किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा महाकाव्य इबोनिया रामायण की तरह का संस्करण किस देश में पाया गया। देखिए आपको जानकर हैरानी होगी रामायण के बारे में, जो हमारा रामायण है इससे मिलता जुलता एक महाकाव्य है आपका मेडागास्कर में जिसका नाम है इबोनिया। तो भगवान श्री राम से मिलता जुलता जो है एक कैरेक्टर इबोनिया है।
देखिए भारतीय कवि और राजनयिक अभय ने पाया कि अभय कुमार आपके हैं, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि मेडागास्कर में जो आपका महाकाव्य इबोनिया है, तो इसका जो भव्य कथानक है ये भारतीय महाकाव्य रामायण से बिल्कुल मिलता जुलता है। और ऐसा लगता है कि रामायण का ही ये जो है एक नई भाषा में अनुवाद है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए इबोनिया जो है ये मेडागास्कर की एक महाकाव्य कविता है जो कि अपने नायक इबोनिया के जन्म, विश्वासघात और संघर्ष और मृत्यु की कहानी बताता है। तो इबोनिया एक पर्सन थे यानी कि व्यक्ति थे। इनके जन्म, विश्वासघात, संघर्ष और मृत्यु की कहानी को बताता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए जो आपका मेडागास्कर देश है यहाँ की जो लैंग्वेज है इसको मालागासी कहते हैं हम, ठीक है। और मालागासी और संस्कृत के बहुत सारे 300 से अधिक शब्द जो है ये समान रूप से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है संस्कृत भाषा का ही अनुवाद करके इस मालागासी भाषा में इस कैरेक्टर इबोनिया को जो है मतलब इसके बारे में ये महाकाव्य लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में खबरों में रहा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है ये किससे संबंधित है। देखिए ये करंट का भी क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए एग्जाम में पूछा था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो ये मैं आपको आज जिंदगी भर नहीं भूलने दूंगा, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ है ये एक मौसम विज्ञान से संबंधित है। और मौसम विज्ञान ने इसके बारे में अभी क्या कहा था। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। और इस तूफान यानी कि स्टॉर्म के आने से क्या होगा। देखिए इसके कारण जो है जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके उत्तरी भागों में सर्दियों में बारिश होती है। तो देखिए अभी हाल ही में बहुत लगातार बारिश हुई है 4-5 दिन। और कमेंट बॉक्स में बताइए जरा किसके किसके क्षेत्र में बारिश हुई है, आप कहाँ कहाँ से, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया लगेगा कि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है। तो अभी रिसेंटली पिछले सप्ताह तक जो है मतलब एक हफ्ते तक लगातार जो है कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है, किस प्लेस से आप हैं जरूर आप बताइए। देखिए हमारे यहाँ गोरखपुर में तो बर्फी पड़ी है। तो मैंने तो बता दिया, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कैसे कैसे कहाँ पे जो है आता है। देखिए अभी मैं ज्योग्राफी की अगर क्लास लेता हूँ तो उसमें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, देखिए ये पश्चिम से आया, ठीक है। देखिए ये मैप आपका है। तो मैप में क्या करते हैं हम, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, फिर इधर ईस्ट हो गया, फिर इधर वेस्ट हो गया। तो वेस्ट माने पश्चिम। तो भारत का पश्चिम किधर होगा, ये आपका भारत का पश्चिम है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ इधर से आता है। और ये जो इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उत्तरी सिरे में जो है ये बारिश कराता है। और हमारा उत्तर प्रदेश भी कुछ इसी स्थान पर लोकेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। और मेरे गोरखपुर जिले में तो बर्फ़ भी पड़ी है और ठंड बढ़ गई इसी कारण। अगला प्रश्न है कि भारत में सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए सेना दिवस यानी कि आर्मी डे को हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस हमने सेलिब्रेट किया। देखिए भारतीय सेना दिवस को हम 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, ये मैं आपको लगातार 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ इस मतलब पुराने वाले चैनल को लेकर इस चैनल पे। और ये लगातार मैं आपको 5 सालों से बता भी रहा हूँ, ये एग्जाम में आता भी है। देखिए ये दिन जो होता है 15 जनवरी का, ये दिन उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जनरल जो आपके के एम करियप्पा हैं इन्होंने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर SRR बूचर से जो है सेना की कमान संभाली थी। और ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, कौन, के एम करियप्पा। तो इसी को रिमाइंड करने के लिए हम 15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन अपडेट होते हैं ये प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस डे के वीडियो से लिए आते हैं। तो आप कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए जो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण आयोजित किया गया, बताइए। और अगला है कि NDTV के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं, बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार यानी कि जो उसका शेप है उसको बढ़ाने का जो है फैसला किया है, बताइए। देखिए कल मैंने असम के बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में बताया था, तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी, बताइए। और अब हम बात करेंगे करके पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए चीफ कौन बने, तो देखिए इनका नाम है एस सोमनाथ। और दूसरा था कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर अपॉइंट किया है, तो देखिए ये सरकार आपकी असम की है। और तीसरा था कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है अली खान इस्माइलोव। और नेक्स्ट था कि ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इनका नाम क्या है, राजकुमार राव। और पांचवा था कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने % बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ाया नहीं घटाया है, ठीक है। तो इसको जो है 8.3% जो है लगाया गया है वृद्धि दर के अनुमान को। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।